नमस्कार दोस्तों। तो जब इस वॉर को स्टार्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस और ईरान का जो वॉरफेयर शुरू हुआ, इसमें इजराइल तो खैर ठीक है, बाद में ऐड हुआ और इजराइल का एक्चुअल ये इशू था। अब ट्रंप कहते हैं कि नहीं, इजराइल का ही वॉर था, मैंने तो बस इजराइल का साथ दिया इसमें, जो कुछ भी था। लेकिन इसको जब स्टार्ट किया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि भाई हम न्यूक्लियर नहीं लेने देंगे ईरान को, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे ईरान को, हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम परस्यू नहीं करने देंगे ईरान को, हम ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको हिट करना चाह रहे हैं। मतलब इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो शुरुआत में थे। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स धीरे धीरे चेंज होते गए, ये धीरे धीरे कहते कहते ये ईरान की रिजीम को चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, करते करते चले आए। और अगर आप देखो टेक्निकली, तो इनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स तो यूएस ने पूरे कर लिए हैं अपने। अगर आप देखो तो क्या ईरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम वो खुद कह रहे हैं कि बहुत सालों पीछे जा चुका है। अब उसको वापस से अगर रिबिल्ड करना है तो कई 5-7 साल का, 10 साल का उसमें समय लगेगा। इट्स अ डिकेड, इट विल टेक अ डिकेड्स टाइम। तो इसमें से मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव्स थे यूएस के वो तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वॉर तो फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि ट्रंप तो चाहते ही नहीं कि निगोशिएशन भी हो। ट्रंप के साइड से निगोशिएशंस रुक रहे हैं, ईरान तो चाहता है, वो तो ईरान इज डाइंग फॉर निगोशिएशंस, लेकिन ट्रंप के साइड से वो निगोशिएशंस नहीं हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ट्रंप के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। और इसीलिए अब एक्सपर्ट्स ने ये अपनी स्पेकुलेशंस लगानी शुरू कर दी हैं कि द मदर गोल इज समथिंग डिफरेंट, द मदर गोल इज टू चोक डाउन चाइना एक्चुअली में। तो इसको हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में ये क्या मदर गोल डॉक्ट्रिन जो है वो निकाली जा रही है, चाइना को चोक करने की क्या बात है इसमें, कैसे ट्रंप उसको हिट करना चाह रहे हैं, उसको पूरा हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर आपको अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और आपने देखा है कि अनअकैडमी ने अपने ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से ऑल इंडिया रैंक वन अनुज अग्निहोत्री जी अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से निकल करके आए। ये प्रोग्राम की सबसे बेस्ट बात यह है कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ यानी कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुधांशु सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। अब ये जो प्राइस है हमने अपने फाउंडेशन कोर्स का, उसको इस समय पर सबसे कम कर दिया है। सिर्फ 16,999 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा कोड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, APYT10। ये कोड इस्तेमाल करके इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं। 16,999 लोएस्ट एवर प्राइस है। ये प्राइस कभी दोबारा रीइंस्टेट नहीं होगा, तो इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। आज ऑफर का आखिरी दिन है, उसके बाद ये ऑफर कंटिन्यू नहीं होगा। तो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस वॉर को शुरू किया तो बहुत सारे बहाने जो है उस वॉर में लगाए गए और धीरे धीरे वो बहाने चेंज होते गए। सबसे पहले बहाने क्या, मतलब वो जो क्षणिक कहते हैं ना कि क्षणिक ऑब्जेक्टिव्स थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को बता करके इस पूरी वॉर को शुरू किया गया। और एक्सपर्ट शुरू से ही कह रहे थे कि देयर इज समथिंग बिग बिहाइंड दिस वॉर, देयर इज नॉट समथिंग, देयर इज एवरीथिंग वेरी बिग बिहाइंड दिस वॉर। तो सबसे पहले इस वॉर को शुरू किया गया, कहा गया कि जो हम चाहते हैं कि हम एनहाइलेट कर दें पूरी तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, वो हमने कर दिया। वो यूएस ने कई सारे, जो आपने देखा कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसके ऊपर भी अटैक किया, टारगेट किया। हालांकि वो मिसिंग यूरेनियम का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ है, कैसे है। जो IAEA ने कहा था कि यूरेनियम की क्वालिटी इनके पास 90% एनरिच्ड यूरेनियम इनके पास है, दैट इज़ मिसिंग समवेयर, वो अभी तक भले ना मिल पाया हो। लेकिन इन्होंने एक तरीके से न्यूक्लियर, अब अकेले सिर्फ यूरेनियम होने से ऐसा थोड़ी है कि न्यूक्लियर वेपन बना लेगा ईरान। अगर बाकी आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हालात देखो, उनके बाकी चीज़ देखो, तो बहुत ज़्यादा हिट हो चुकी है। तो उसको आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उसके बाद आपको ये था कि भाई इज़राइल हमेशा खतरे में रहता है, पूरे मिडिल ईस्ट खतरे में रहता है, क्योंकि कई सारी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसको ईरान सपोर्ट करता है, हमास, हिजबुल्ला, हूदीस, इन जैसे प्रॉक्सीज के दम पर ये सब काम करवाता है। तो इनको पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो अब ईरान की हालत खुद ही इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो इनको क्या ही मदद कर पाएगी। और देन इट कम्स टू द थर्ड थिंग, जो बाद में सबसे लास्ट में कहा गया कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रिजीम है ईरान के अंदर, हम उसको ही चेंज करना चाहते हैं। तो अब ऑलमोस्ट आपने वो भी कर ही लिया है। अब ये बस एक ऑब्जेक्टिव है जो रह रहा है, और अगर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो तो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से कुछ बचता ही नहीं है। फिर ईरान इज नॉट ईरान, ईरान विल चेंज फॉर एवर। तो कहीं ना कहीं वो भी अब बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं उसको भी, मतलब अचीव करने के। लेकिन जो रियल रीज़न था वो साफ साफ समझ में आ गया कि ये सब रियल रीजंस नहीं थे, ये कुछ क्षणिक रीजंस थे। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए कि अगर आप इन सारी चीज़ों को जो अभी पिछले 3-4 महीने में हुई है, अगर इसको टोटल डाउन करके देखें तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना को हिट करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसीलिए इसको स्ट्रैटेजिक मदर गोल जो है ट्रंप का, ये सारी चीज़ें करके वो एक्चुअल में चाइना का कंटेनमेंट है।
कैसे है? देखिए, सबसे पहले वेनेजुएला को 3 जनवरी को टारगेट किया गया और वहाँ पर एक रिजीम चेंज की कोशिश की गई। रिजीम चेंज करा भी दिया गया, निकोलस मादुरो को वहाँ से हटाया गया, डेल्सी रोड्रिगेज़ से इन्होंने अपनी डील की और सबसे पहली शर्त उसमें क्या रखी? सबसे पहली शर्त यही थी कि यहाँ से कोई भी ऑयल चाइना नहीं जाएगा। यहाँ से जो ऑयल आएगा, वो यूएस डिसाइड करेगा उस ऑयल का क्या करना है और यूएस लेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि उसी के बाद आप देखो 28 फरवरी को ईरान को टारगेट किया गया। ये 2 वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयल चाइना को देते हैं। मतलब अगर इनके हिसाब से देखो तो ईरान तो अपना 90% क्रूड अकेले चाइना को बेचता है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला भी एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का क्रूड जो है वो चाइना को बेचता है और इसीलिए इन दोनों देशों का हिट होना कहीं ना कहीं वो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है। बड़े एक्सपर्ट्स उनका मानना है, उनका कहना है कि वेनेजुएला और ईरान को एक्चुअल में जो हिट करने का रियल मोटिव था वो यही था, इट वाज द ऑयल रेस, और वो रियल मोटिव यही था कि किसी भी तरीके से वो चाइना को हैरेस करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं, चाइना को कंटेन करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। इवन जो लेफ्ट लीनिंग एक्सपर्ट्स हैं उनका तो कहना था कि ये चाइना चोक होल्ड डॉक्ट्रिन, उन्होंने इसको बुला दिया कि इसको चाइना को चोक करने की पूरी ये डॉक्ट्रिन है जो इतने साल से इतने डिकेड्स लगा करके चाइना ने एक पूरे मतलब अपने कहते हैं ना कि प्यादे सजाए थे, हर जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे और मतलब आप देखिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू उसने पूरे वेस्ट एशिया में काफ़ी अच्छा एक पूरा बैलेंस क्रिएट करने की चाइना ने वहाँ पर कोशिश करी थी। ईरान उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था चाइना के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये सारी चीज़ें जो है वो ताश के पत्ते का एक जो पूरा महल है वो एकदम धाराशायी होते हुए नजर आया और यूएस उसको जानबूझ करके हिट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो इससे चाइना को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है और डिप्लोमेटिक लॉस तो हुआ ही हुआ है, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन इकोनॉमिक लॉस भी चाइना को इसका काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। अब देखिए 3 इसके फीचर्स है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए वो ये है कि चाइना ने यूएस को अपनी ताकत दिखाई हैरेस करके रेयर अर्थ मटेरियल के लिए। उन्होंने दिखाया कि अगर तुम हमें चोक डाउन करने की कोशिश करोगे, जैसे टैरिफ वैरिफ लगाने की कोशिश करोगे, तो बेटा रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे पास है, भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारी डिफेंस इंडस्ट्री ही रुक जाएगी। जो तुम्हारी डिफेंस कंपनीज जो है अपना जो इक्विपमेंट्स हैं बेच बेच के इतना पैसा कमा रही हैं, वो पूरा सब कुछ एकदम ठप पड़ जाएगा। तो हम रेयर अर्थ मटेरियल को होल्ड करते हैं, मेरी मोनोपोली है उसमें, तो हम तुम्हें कभी भी चोक कर सकते हैं। ये चाइना ने यूएस को दिखाया। फिर यूएस ने, मुझे लगता है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक जवाब आया चाइना के लिए कि भाई अगर आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास ऑयल है, ऑयल को हम चोक डाउन करेंगे। और इसीलिए वेनेजुएला को टारगेट किया और उसके बाद ईरान को टारगेट किया। ये वो दोनों देश थे जो सबसे ज़्यादा ऑयल चाइना को देते हैं और चाइना के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट, लगभग अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/5 जो क्रूड है वो इन दोनों देशों से आता था। तो चाइना को अच्छा खासा हिट इस चीज़ से हुआ। सबसे पहले तो ये करने की कोशिश की गई। अगर आप इसको नंबर्स में देखो तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, पूरी दुनिया का। लगभग 11.6 मिलियन बैरल्स रफली पर डे चाइना जो है वो इंपोर्ट कराता है। अब आप समझ सकते हैं, इसीलिए चाइना के, क्योंकि वो इतनी एनर्जी हंगरी कंट्री है, इसीलिए उसके ऑयल पर हिट करना सबसे बेस्ट समझा यूएस ने। अब अगर आप इसको परसेंटेज में देखो तो ईरान जो है वो चाइना का लगभग, ईरान से जो ऑयल आता है वो चाइना का 3.4% होता है। अब आप कहोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं जो वेनेजुएला से आता है वो 4.5% होता है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इसको टोटल करके देखा, अब तो ये दोनों ही चला गया। अगर हम इसको टोटल करके देखें तो ये लगभग 20% हो रहा है, जो कि 1/5 है। एंड 1/5 फॉर चाइना इज़ अ वेरी बिग नंबर। अब आप सोचिए, जो देश 11.6 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट कर रहा हो ऑयल, उसके लिए 1/5 कितना बड़ा नंबर होगा, और अगर वो नंबर हिट होता है तो उसका कितना नुकसान होगा। और इन दोनों देशों के अगर पर्सपेक्टिव से देखें, इन दोनों देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये दोनों देश तो बर्बाद ही हो गए अगर चाइना चला जाए। वेनेजुएला जो है वो लगभग 3/4 अपने क्रूड का अकेले चाइना को बेचता था, और उसके अलावा ईरान को देखो तो ईरान तो 90% चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये दोनों देश तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए अगर इनके पास से चाइना निकल जाए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये 2 देश बर्बाद हुए हैं, इससे चाइना का भी, वेनेजुएला और ईरान चाइना की भी एक लाइफलाइन थे, और वो लाइफलाइन भी हिट हुई है। कहीं ना कहीं उसका नुकसान चाइना को लंबे समय तक देखना पड़ेगा। और इस चीज़ ने एक बात, एक मैसेज दे दिया कि चाइना जो है, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, आज की डेट में भी उन्होंने स्विच नहीं किया, तो चाइना जो है उसकी वल्नरेबिलिटी जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई, यूएस के लिए खास तौर से एक्सपोज हो गई, और ट्रम्प ने एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हिट किया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ थी कि इनको क्या करना था कि इनको चाइना की जो पूरी सप्लाई लाइन थी उसको डिसरप्ट करना था, और वो एक ही तरीके से हो सकती थी कि जब आप वेनेजुला और ईरान जैसे देशों में रिजीम चेंज कर पाओ, तभी हो पाएगा। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा टारगेट ये सारी चीज़ें करके रिजीम चेंज वेनेजुला में कर दिया, ईरान में भी कर ही देंगे, उसी के लिए वो रुके हुए हैं, इसीलिए वो वॉर कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि वो रिजीम चेंज कर पाएँ। और वहाँ की पब्लिक भी है जो परेशान होने लगी है, वो आप देखो प्रोटेस्ट वोटेस्ट होने लगा है, लोग जो है हल्ला गुल्ला करने लग गए हैं। तो रिजीम चेंज इज़ इनएविटेबल इन ईरान, एनी डे दे कैन चेंज द रिजीम। अब सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस ऑयल ट्रेड को ही नहीं सिर्फ इन्होंने टारगेट किया है, इन्होंने यहाँ पर युआन ट्रेड को भी टारगेट किया है। असल में आपको पता ही है कि यूएस डॉलर्स में डील करना चाइना ने बंद कर दिया था वेनेजुला और ईरान के देशों से, और वेनेजुला और ईरान भी खुश थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इससे क्या हुआ कि ये लोग युआन में जब डील कर रहे थे तो सबसे पहली चीज़ थी कि यूएस डॉलर की जो सुप्रीमेसी थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, यूएस डॉलर का जो मार्केट था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। तो इसलिए भी वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से इनको इस युआन ट्रेड को भी टारगेट करना था, इसीलिए इन्होंने ऑयल ट्रेड को इतनी स्ट्रांगली वेनेजुला और ईरान को टारगेट किया है यूएस ने, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ वो था चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड चाइनीज़ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। दो चीज़ों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब JY-27 और HQ-9B। HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स तो ऐसे फेल हुए जैसे लगा कि मतलब ये थे ही नहीं कभी। चाइना हमेशा कहते आया है कि हमारा HQ-9B जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो बेस्ट है, लेकिन जब प्रैक्टिकल यूज़ में देखो तो वो पूरी तरीके से फेल हुआ। ईरान के केस में तो बुरी तरीके से फेल हुआ, ईरान ने तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कोई मिसाइल, कोई ड्रोन्स, और इसीलिए ईरान को इतना बुरी तरीके से हिट हुआ। वही हाल वेनेजुला का हुआ, वेनेजुला में डिटेक्ट ही नहीं हो पाया और यूएस ट्रूप्स आती हैं और निकोलस मादुरो को उठा करके ले जाती हैं, जो कि पूरी तरीके से चाइनीज़ डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज करता है। लेकिन ये ईरान के लिए कोई नई न्यूज़ नहीं थी, ईरान को ये पहले ही समझ जाना चाहिए था जब ये पाकिस्तान के केस में पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से मारा पीटा और कितना नुकसान हुआ, सारी वीडियो सब कुछ बाहर आ चुका था। मतलब आतंकवादी अपने अपने उसका खुद ही वीडियो बना रहे थे, इवन आतंकवादी बड़ा नाराज थे अपने पाकिस्तान की सरकार से कि यार तुम लोग क्या एयर डिफेंस सिस्टम क्या खरीदते हो, ये कुछ नहीं कर पाया, इसने इंडिया आया हमें मारा और चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये वहीं पर एक्सपोज हो गया था और फिर वो ईरान में फिर से एक्सपोज हुआ। और इससे बड़ा अब और क्या एविडेंस निकलेगा कि अयतुल्ला खमेनी जो है वो मारे गए, उनके साथ 49 हाई रैंकिंग जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो भी मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुई। प्लस रडार को अगर आप देखिए, JY-27 रडार, जिसको कहा जाता है कि ये मतलब इतना बोस्ट करते हैं कि भाई ये इतना केपेबल है, इसकी रेंज इतनी है कि 280 किलोमीटर से लेकर के लगभग 390 किलोमीटर तक का ये डिटेक्ट कर सकता है, टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। 150 किलोमीटर के टारगेट को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। वेनेजुला में जब यूएस ट्रूप्स घुसी, एयरक्राफ्ट घुसा, वहाँ से निकोलस मादुरो को उठाया और चला गया और ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो वहाँ पर ये रडार भी पूरी तरीके से फेल रहा। इसका मतलब चाइना की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसके ऊपर आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। सारे देशों को ये बात समझ में आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कहीं ना कहीं चाइना ने जो इतना बड़ा अपना एक ताश का पत्ता, एक ताश का किला खड़ा किया था, इतने साल, इतने डिकेड्स की मेहनत से उन्होंने इन्वेस्टमेंट, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू दो जगहों पर, खास तौर से लैटिन अमेरिका और वेस्ट एशिया में एक अच्छी पकड़ बनाई थी, एक अच्छा डिप्लोमेटिक उन्होंने पकड़ बनाया हुआ था, वो कहीं ना कहीं इससे हिट हुई है। अब देखिए उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। जैसे वेनेजुला के केस में आप देखिए, वेनेजुला के साथ इन्होंने डील साइन की थी, उस डील में चाइना ने कहा था कि भाई हम $60 बिलियन आपके यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। $60 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किए वेनेजुला में, और उसका जो रिटर्न आना था चाइना को, जो अब आ रहा था, अब शुरू हो चुका था, वो रिटर्न ऑयल के थ्रू आना था, ऑयल एक्सपोर्ट्स के थ्रू। अब जब निकोलस मादुरो वहाँ पर नहीं है तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है डेट फॉर ऑयल का, ये तो अरेंजमेंट कुछ रहा नहीं, ये तो अरेंजमेंट एक तरीके से पूरा शैम्बल्स में चला गया। वही काम ईरान में भी उन्होंने किया था, ईरान के साथ उन्होंने पूरी अपनी डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप की थी कि $400 बिलियन ईरान के डिफरेंट सेक्टर्स में, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, इन सब जगहों पर लगाएंगे। रेलवे लाइंस बना रहे थे, कई जगहों से ये रेलवे लाइंस बना रहे थे, एयरपोर्ट्स बना रहे थे, पोर्ट्स बना रहे थे, बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट इन्होंने $400 बिलियन की की थी। अगर वहाँ पर भी सरकार चेंज हो जाती है तो ये पूरी जो इन्वेस्टमेंट है ये धरी की धरी रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक लॉस जो है वो चाइना को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो वेस्ट एशिया में देखा गया था, दैट वाज़ द बैलेंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। चाइना ने एक बैलेंस क्रिएट किया था वेस्ट एशिया में अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। वो बैलेंस को कहा जा रहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है, और चाइना ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से एक चीज़ तो अच्छी कर दी है कि एक बैलेंस क्रिएट करके वेस्ट एशिया में यूएस को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। और इसके ऊपर मैंने भी वीडियो किया था कि चाइना धीरे धीरे यूएस को वेस्ट एशिया से बाहर ढकेलता जा रहा है, जो उनको समझ नहीं आ रहा। एक समय के बाद उनको ये बात समझ में रियलाइज़ होगी। मुझे लगता है ट्रंप को पहले रियलाइज़ हो गई थी, और इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सबसे ज़्यादा, उसके वाइटल पॉइंट्स को सबसे ज़्यादा हिट किया गया है, और इससे कहीं ना कहीं चाइना को वो उन्होंने पूरी तरीके से टेक डाउन कर दिया है। तो बड़ा इकोनॉमिक लॉस, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक्सपोज होना, और फिर चाइना के ऑयल का एक्सपोज होना, ऑयल वल्नरेबिलिटी का एक्सपोज होना, दैट्स द गेम। और यही डोनाल्ड ट्रंप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।